बच्चों बहुत जल्दी आपके फाइनल एग्जाम होने वाले हैं और फाइनल एग्जाम में पूरे मार्क्स सिर्फ उन्हीं बच्चों के आते हैं जिनकी अच्छी तैयारी होती है। स्क्रीन पे पेपर लेकर के आया हूँ, क्लास 6 हिंदी का पेपर से पूरा पैटर्न समझेंगे, किस किस तरीके से आपको पेपर सॉल्व करना है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और हाइप कर लेना। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लो ताकि सारी प्रैक्टिस आपकी होती रहेगी और जो भी एजुकेशनल अपडेट है वो आपको लगातार मिलते रहेंगे। 60 नंबर का पेपर आएगा, 2.5 घंटे का पेपर होगा और पहला जो प्रश्न है वो आपके पास एक पैसेज आएगा जो आपके मल्हार पुस्तक से तो नहीं है, लेकिन हाँ इस पैसेज को पढ़ने के बाद आपको 10 नंबर का आता है। तो आइए इसे पढ़ते हैं। लुई ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 को फ्रांस में हुआ था। बचपन में एक दुर्घटना के कारण वे दृष्टिहीन हो गए, यानी कि उनकी आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने दृष्टिहीन लोगों के लिए पढ़ने और लिखने की विशेष लिपि का आविष्कार किया जिसे ब्रेल लिपि कहा जाता है। यह लिपि उभरे हुए बिंदुओं से बनी होती है जिन्हें उंगलियों से छूकर पढ़ा जाता है। ऐसे उंगलियों से छुएंगे तो उभरे उभरे होते हैं और इसे पढ़ते हैं कि अ लिखा है कि ए लिखा हुआ है। लुई ब्रेल ने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया, परंतु उन्होंने अपने जैसे दृष्टिहीन व्यक्तियों के जीवन को उज्जवल बना दिया। बहुत सारी परेशानियां आई, आपके जीवन में भी आती होंगी, प्रॉब्लम्स आती होंगी, बहुत सारे बच्चे टूट जाते हैं, बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं, लेकिन लुई ब्रेल परेशान नहीं हुए, बल्कि उन्होंने उन परेशानियों का डटकर सामना किया और न सिर्फ अपना फ़ायदा किया बल्कि तमाम अपने जैसे दृष्टिहीन लोगों की मदद करी। आज दुनिया भर में के दृष्टिहीन लोग लुई ब्रेल के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करते हैं। लुई ब्रेल का जीवन दृढ़ निश्चय, परिश्रम और सेवा भावना का अद्भुत उदाहरण है। ना सिर्फ इन्होंने मेहनत करी बल्कि सेवा भी करी। भाई अपने लिए करते ठीक है, नहीं उन्होंने दूसरे लोगों के लिए भी मतलब प्रयास किया। पक्का इरादा था इनके अंदर कि मुझे करना है तो करना है। आप में से बहुत सारे बच्चे हार जाते हैं, कई बार परेशान हो जाते हैं, मुझे तो नहीं पढ़ना, मुझे तो नहीं लिखना, लेकिन लुई ब्रेल के अंदर दृढ़ निश्चय था कि आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ और मुझे करना है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला प्रश्न है कि गद्यांश के अनुसार लुई ब्रेल ने किसके लिए विशेष लिपि का आविष्कार किया? 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक सही है। छोटे बच्चों के लिए, दृष्टिहीनों के लिए, वैज्ञानिकों के लिए या माता पिता के लिए। तो आपको पता है कि इसका जो सही आंसर है वो सेकंड ऑप्शन है, यानी कि दृष्टिहीनों के लिए। तो जो भी दृष्टिहीन है उन सभी को इसका फ़ायदा मिलता है। अगला प्रश्न है गद्यांश के अनुसार लुई ब्रेल का जन्म किस देश में हुआ था? तो स्टार्टिंग में ये आया है कि फ्रांस में उनका जन्म हुआ था, तो सेकंड ऑप्शन खा में फ्रांस दिख रहा है। भारत में नहीं हुआ, फ्रांस में हुआ था। वीडियो को लाइक करना और हाँ आप हमसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि कॉल कोई भी ना करें, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और हाँ साथ में वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा वो ट्रिक जिससे कि पूरे मार्क्स आए आपके, और टीचर्स क्या चेक करते हैं, कैसे चेक करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ब्रेल लिपि कैसी होती है? 1 नंबर का सवाल आपको एक लाइन में लिखना है कि ब्रेल लिपि कागज़ पर उभरे हुए होते हैं और उनको उंगलियों से ऐसे छूना होता है तो उससे पता लगता है कि क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है। और ये खास करके उनके लिए होता है जो दृष्टिहीन होते हैं। लुई ब्रेल का जीवन हमें क्या सिखाता है? तो भी मैंने आपको बताया, लुई ब्रेल का जीवन हमें सिखाता है कि कभी भी जीवन में हार नहीं माननी चाहिए, हमें दृढ़ निश्चय करना चाहिए, पक्का इरादा होना चाहिए, सेवा भाव होना चाहिए और हमेशा मेहनत करते रहनी चाहिए। ठीक है, समस्याएं चाहे जैसी भी आए हमें उनका डट कर सामना करना चाहिए। तो 5 नंबर आपको गद्यांश से हो गए और 5 नंबर की आपकी कविता है, तो कविता को पढ़ते हैं और इससे भी आपको क्वेश्चंस आएंगे। तो थोड़ा सा इन्हें पढ़ लेते हैं कि बस में जिससे हो जाते हैं प्राणी सारे,
जल जिससे बन जाते हैं आँखों के तारे, मुख बोलो तो मीठी बोली बोलो प्यारे, सदा जोड़ देने वाली जो टूटा नाता, मीठी बोली प्यार के बीज है बोने वाली ही, कांटों में भी सुंदर फूल खिलाने वाली, रहने वाली कितने ही मुखड़ों की लाली, यह है बिगड़ी बातें बनाने वाली, होती मीठी बोली की बात निराली, दिल के पेचीदा तालों की सच्ची ताली फैलाने वाली, सुगंध सब और अनूठी, मीठी बोली है विकसित फूलों की डाली। तो इस कविता में मीठी बोली का महत्व बताया है। हम मीठा बोलते हैं, बहुत सारे बच्चे बड़ा कर्कश बोलते हैं, उन्हें कोई सुनना पसंद नहीं करता, लेकिन हमें ये भी देखने को मिलता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं क्या मीठा बोलते हैं, गाना हो मीठा, बातें करनी हो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। तो अच्छी बातें करता है जो बच्चा, उसके सारे दोस्त होते सब उसकी सुनना चाहते। यहाँ पे उन्होंने कहा कि वह फूलों की डाली होती है मीठी बोली, सारी बिगड़ी बना देती है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। तो पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत पद्यांश के अनुसार मीठी बोली का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। 4 ऑप्शन है, लोग गाना गाने लगते हैं, वश में हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं या गुस्सा हो जाते हैं। तो उसका ऑप्शन सेकेंड है, बस में हो जाते हैं। आप मीठी बोली बोलोगे ना तो कोई भी आपके बस में हो जाएगा, सब आपके दीवाने हो जाते हैं। इसीलिए कहता हूँ कि मीठा बोलना चाहिए, ठीक है। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके कांटेक्ट में, आपके संपर्क में ऐसे कौन लोग हैं जो बहुत मीठा बोलते हैं और आपको उनका बोलना अच्छा लगता है। पद्यांश में मीठी बोली की तुलना किससे की गई है। पत्थर का ढेर, कांटों की झाड़ी, फूलों की डाली या आँखों के तारे। तो उनका फूलों की डाली से तुलना की गई है। जैसे फूलों की डाली होती है, सबको खुशबू देती है, उसी तरह से मीठी बोली भी सबको प्रसन्न कर देती है। अगला है, दिल के तालों की चाबी किसे कहा है। तो दिल के तालों की चाबी कहा है मीठी बोली को। तो क्या लिखेंगे, पूरा आंसर आपको लिखना है, कंप्लीट आंसर, कि दिल के तालों की चाबी मीठी बोली को कहा है। ठीक है, 1 नंबर पूरा मिल जाएगा। अगला 2 नंबर का है, पद्यांश में वर्णित मीठी बोली के 2 विशेषताएं बताइए। तो मीठी बोली से क्या होगा, तो सारे मीठी बोली से क्या होता है कि सब लोग अपने बन जाते हैं, सब लोग पसंद करते हैं, लड़ाई झगड़े बंद हो जाते हैं, सारे जो क्या होता है कि आपसे कोई नाराज़ भी होगा तो वो भी आपका दोस्त बन जाएगा, तो सब अपने हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी मीठी बोली के, अच्छा मुझे कमेंट में भी आप ज़रूर बताइएगा कि मीठी बोली बोलने का क्या फ़ायदा है, जो इसमें आपने कविता में पढ़ी है उससे अलग आपको बताना है। लेकिन हाँ, अपने उत्तर के साथ में अपना नाम भी ज़रूर लिखें, अपने स्कूल का नाम लिखें, और आप हमारी वीडियो को कौन से स्टेट से देख रहे हैं, स्टेट का नाम भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, जैसे कि मैं अभी वर्तमान में दिल्ली में हूँ, लेकिन मेरा गांव कहाँ है, उत्तराखंड है। ठीक है, तो आप में से जो भी उत्तराखंड के हों तो वो हमारे एक पहाड़ी चैनल भी है, उसको भी आप, उस पर भी मेरी बढ़िया वीडियो आती है, उससे भी ज़रूर देखें। अब अगला है कि विपरीत, अच्छा ये व्याकरण के सवाल है, ग्रामर के 10 नंबर आएंगे आपको। विपरीत शब्दों का मिलान कीजिए, उल्टा विलोम शब्द। तो आशा का क्या होता है, विपरीत, आशा का होता है निराशा, ऐसे करना आपको। अमावस्या होती है जिस दिन काली रात होती है, तो जिस दिन पूरा चांद होता है उसे कहते हैं पूर्णिमा। और वीर यानी कि ताकतवर, इसका उल्टा होता कायर यानी कि डरपोक। इस तरह से आपको लिखना है, तो आपको 3 नंबर पूरे मिल जाते हैं। अगला है, यहाँ पे डैश दे रखा है, 1 डैश 100 बीमार, ये एक कहावत है ना, कहावत है। तो क्या लिखेंगे, डैश की जगह 1 अनार, 1 अनार 100 बीमार, है ना। अगला है कि नवजीवन ने ली अंगड़ाई, क्रिया शब्द पहचान करके लिखें। तो क्रिया शब्द क्या है, ली, लेना, लेना देना, खाना पीना, उठना बैठना, ये सारे क्या हैं, क्रिया है। बस आपको ली शब्द लिखना है कि इस वाक्य में ली शब्द क्रिया है। अगला है कि बाबा भारती घोड़े से उतरकर स्वयं लगाम पकड़कर चलने लगे,
दिए गए वाक्य में सर्वनाम शब्द पहचानना। सर्वनाम जो कि संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं, तो इस वाक्य में जो सर्वनाम है वो है स्वयं। ठीक है, बाकी ग्रामर के सारे टॉपिक, सारी वीडियोज हमारे चैनल पर डाली हुई है मैंने, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ में अगर आपको कोई टॉपिक नहीं मिलता है, किसी टॉपिक को समझना है, तो आप मुझे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको वो वाला टॉपिक सेंड कर दूंगा। ठीक है, उससे पहले आप कमेंट में बता देना कि आपको कौन से टॉपिक की ज़रूरत है। अगला है डाल पर पीला फूल खिला है, विशेषण का भेद बताना। कौन सा विशेषण है? तो जो पीला है वो है गुणवाचक विशेषण। ठीक है, अगला है भाववाचक संज्ञा का एक उदाहरण बताएंगे। भाई जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक 3 प्रकार की संज्ञा है, तो भाववाचक का एक एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? बचपन भाववाचक है, जवानी, बुढ़ापा, निराशा, ये सारे क्या हैं? भाववाचक संज्ञा है। आगे है जल को धारण करने वाला। वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखेंगे, जल को धारण करने वाला, यानी कि जलधर या जलधारी, है ना? क्या लिखते हैं? जलधारी। आगे हृदय पर सांप लौटना, मुहावरे का अर्थ अत्यधिक ईर्ष्या होना। तो हृदय पर सांप लौट जाना मतलब होता है कि वो जलन करना, जलन वाली भावना। तो ये बिल्कुल सही है और आपको लिखना है कि ये सही है। बस इतना लिखना, आपको पूरा नंबर मिल जाता है। अब आपको जो आपकी जो बुक है उससे यहाँ पे कुछ गद्यांश है, इससे रिलेटेड आपको 4 नंबर का पूछा जाएगा। तो एक बार हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं। जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो परमात्मा की याद आई। जाकर महाराज से विनय की कि दीनबंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की, अब मेरी अवस्था भी ढल गई है, राज का संभालने की शक्ति नहीं रही, कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग न लगे, सारी जिंदगी की नोक अनेक नामी मिट्टी में मिल जाए। जो मैंने सारी जिंदगी अच्छा काम किया है, अब बुढ़ापे में काम नहीं होता तो कुछ गड़बड़ ना हो, बुढ़ापे में दाग ना लग जाए, बदनामी ना हो जाए, है ना साहब। इसलिए उन्होंने कहा कि अब मैं आगे मैं नहीं कर सकता सेवा, अब आप कोई और देख लो। राजा साहब अपने अनुभवशील नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। बहुत समझाया कि नहीं आप ही रहोगे, आपके बिना दूसरा कैसे कोई समझा पाएगा, संभाल पाएगा। लेकिन जब दीवान साहब ने ना माना तो हार कर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली राजा ने, पर एक शर्त लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान आपको ही खोजना पड़ेगा। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। और फिर दीवान साहब ने नया दीवान ढूंढा, एक नया तरीका उन्होंने निकाला था, आपने कहानी में जरूर पढ़ा होगा। अब प्रश्न है कि दीवान सुजान सिंह ने महाराज से सेवानिवृत्ति की प्रार्थना क्यों की? 3 ऑप्शन यहाँ पे हैं। राजा से उनकी नाराजगी प्रकट थी? नहीं। उन्हें शासन से असंतोष था? ऐसा भी नहीं है। वे दूसरे राज्य में काम करना चाहते थे? ऐसा भी नहीं है। तो सबसे लास्ट ऑप्शन क्या है आपका? उनकी शक्ति व आयु दोनों घट चुकी थी। भाई शक्ति भी घट गई, आयु भी घट गई है, तो अब वो आगे काम नहीं कर पा रहे, यानी कि सबसे लास्ट वाला ऑप्शन सही है। नेक नामी मिट्टी में मिल जाए का मतलब क्या है? पहला वाला ऑप्शन ठीक है कि मान सम्मान व प्रतिष्ठा नष्ट हो जाए। जो नेक काम किए, मैंने जो नाम कमाया है वो मिट्टी में ना मिल जाए, यानी कि जो मेरा मान सम्मान है वो कम ना हो जाए, घट ना जाए, नष्ट ना हो जाए। पहला ऑप्शन सही है। अगला है प्रार्थना स्वीकार करते समय दीवान साहब के सामने क्या शर्त रखी गई? वे नया दीवान स्वयं खोज कर देंगे, यानी कि सेकंड ऑप्शन है। और आप इस तरह से सिर्फ आपने ये वाला ऑप्शन लिखना है, आपको नंबर पूरा मिल जाएगा। अगला है इस गद्यांश से हमें कौन सी शिक्षा मिलती है? पद से बढ़कर कर्तव्य निष्ठा का महत्व होता है। देखिए गद्यांश से हमें शिक्षा क्या मिलती है कि वृद्धावस्था में महत्वाकांक्षाएं ही बढ़ानी चाहिए। ये वाला गलत है, सबसे लास्ट वाला। सम्मान केवल धन और पद से मिलता है, ये भी गलत है, यानी कि लास्ट के दोनों गलत है। अब ख वाले देखें, हर व्यक्ति को बड़े पद पर काम करना चाहिए, ऐसा नहीं है भाई, पद कोई सा भी हो काम जरूर करें। तो ख वाले भी गलत है, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। पद से बढ़कर कर्तव्य निष्ठा का महत्व होता है,
भाई पद चाहे जो भी हो, लेकिन हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। चाहे टीचर हो तो कर्तव्य का पालन करें, मॉनिटर हो तो कर्तव्य का पालन करें, प्रिंसिपल हो तो कर्तव्य का पालन करें, सफाई कर्मचारी हो या आपके क्लास में जो भी आप एज ए स्टूडेंट हो, तब भी आप अपने कर्तव्य का पालन करते रहिए। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आपको आंसर देने हैं। एंजेला को किस प्रकार की कहानियां लुभाती थी? सत्रिया और बिहू नृत्य पाठ के आधार पे आपको बताना है कि जो एंजेला थी उसको किस प्रकार की कहानियां अच्छी लगती थी। ठीक है, तो इसका आंसर आपको, तो आपने पाठ में पढ़ा जो सत्रिया और व्यूह नृत्य है, उसमें पढ़ा कि जो एंजेला है उसको ऐसी कहानियाँ पसंद थी जिनमें सोचने वाली, कल्पना वाली हो, जिसमें नयापन हो, जिसमें सीखने को मिले। ठीक है, तो इस तरह की कहानियाँ उसे पसंद थी और आप इसे लिख सकते हैं। हॉकी का जादूगर किस खिलाड़ी को कहा गया तथा उन्हें यह उपाधि क्यों मिली? हॉकी का जादूगर जो है वो मेजर ध्यानचंद को कहा गया और उन्हें इसलिए यह उपाधि दी क्योंकि वो हॉकी में बहुत अच्छा खेलते थे, बहुत महारत हासिल की थी उन्होंने, इसलिए उन्होंने हॉकी का जादूगर, मतलब उन्हें हॉकी में कोई हरा नहीं सकता था, बहुत अच्छा वो हॉकी प्लेयर थे। तो भैया अच्छे प्लेयर को जादूगर कह सकते हैं कि उसने जो भी बॉल मारी वो किक, मतलब गोल जरूर होता था। आपके विचार से बाबा भारती ने खड़क सिंह से घोड़ा छीनने की बात किसी को न बताना की प्रार्थना क्यों की? भाई बाबा भारती ने कहा कि खड़क सिंह ने घोड़ा छीना मुझसे, तो ये बात किसी और को मत बताना है। ऐसा क्यों कहा उन्होंने, जबकि उनका घोड़ा तो छिन गया था? तो वो बोलते कि भाई सबको बताऊंगा मैं, मान लो मेरी चोरी हुई है तो मैं तो ये कहूँगा ना सबको बताऊंगा, लेकिन चोर से ये कहा कि आप किसी को मत बताना कि आपने मुझे मतलब लूट लिया, क्योंकि बाबा भारती ने क्या करा, उन पे विश्वास किया था, है ना, विश्वास किया था खड़क सिंह पे। और फिर वो कहेंगे कि अगर भाई विश्वास का रिजल्ट ये निकलता है तो आगे कोई विश्वास किसी पे करेगा नहीं, इसलिए किसी को मत बताना कि मैंने आपके ऊपर विश्वास किया और आपने जो है मेरा विश्वास तोड़ दिया। तो यहाँ से आप तीनों आंसर देख सकते हैं कि देखो तीसरे का क्या है, मेरे विचार से बाबा भारती ने खड़क सिंह से घोड़ा छीने जाने की बात किसी को न बताने की प्रार्थना इसलिए की होगी ताकि लोगों का अच्छाई, इंसानियत से विश्वास न उठ सके, है ना, लोग भलाई करने की जो भावनाएं हैं वो कम ना हो। तो आप तीनों के आंसर देख सकते हैं, पहला एंजेला वाला, दूसरा हॉकी का जादूगर वाला और तीसरा बाबा भारती के खड़क सिंह के घोड़ा छीनने से। तो तीनों आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो पहला सवाल है कि एलेक्सेंड्रा भारत किस उद्देश्य से आई थी? तो जो एलेक्सेंड्रा है वो भारत में मूवी के लिए क्या, डॉक्यूमेंट्री कलेक्ट करने के लिए आई थी। किसी मूवी की शूटिंग थी, उसके लिए उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनानी थी और उनके साथ उनकी बेटी भी आई थी ना, बेटी का नाम एंजेला। तो एंजेला भी आई थी अपनी माँ के साथ, उन्होंने बहुत अच्छा लगा था। क्या वह उद्देश्य में सफल हुई? तो बिल्कुल उनकी जो फिल्म की जो डॉक्यूमेंट्री थी उसे वो बनाने में सफल रही। अब आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि वो भारत के किस स्टेट में आई थी, है ना, भारत के किस जगह आई थी, किस राज्य में आई थी, तो ये आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अगला है कि पाठ हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान के आधार पे मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करेंगे। तो आपने बताना है कि जो हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान पार्ट है उसमें जो मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई है उसकी तारीफ करनी है, मतलब उसके बारे में बताना है कि वहाँ पे क्या था, वो कैसा था, वहाँ क्या क्या होता था। ठीक है, तो कोई भी मुख्य विशेषताओं का आपको इसका उल्लेख कर देना है। तो जो भी आपको अच्छे लगे, कोई 2-3 आप लिखेंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। पाठ पेड़ की बात के आधार पे उदाहरण सहित लिखिए कि पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए किस प्रकार आवश्यक हैं, है ना। तो पेड़ की बात में बताया है कि किस तरह से जो बीज है उसे हम बोते हैं, फिर से अंकुर निकलता है, फिर से पत्ते निकलते हैं, फिर वो बड़ा बड़ा होकर पेड़ पौधा बनता है, फिर पेड़ बनता है ना। तो पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए किस प्रकार आवश्यक हैं ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। भाई सांस लेने के लिए पेड़ हवा देते हैं, चाहे ठंडी छाँव देते हैं, उनसे फल मिलता है, सब्जियां मिलती हैं, मतलब सारा कुछ जो है पेड़ पौधों पर ही हम डिपेंड हैं। तो आप इसे
एग्जाम्पल दे के समझा सकते हैं। आगे हैं एक कविता है और कविता के कुछ अंश हैं, उससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे कि मैया मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पीछे, मधुबन मोही पठायो, चार पहर बंसीवट भटक्यो, सांझ परे घर आयो, मैं बालक बहियन को छोटो, छीकों के ही विधि पायो, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो। तो यहाँ पे जो कृष्ण है जब वो माखन खा के आता है और माँ कहती है कि तूने माखन चुराया, तो कृष्ण के मुंह पे सारा माखन तो लगा हुआ है, लेकिन कहता माँ से नहीं नहीं मैंने माखन नहीं खाया, है ना, जबकि सारा दिख रहा है, फिर भी बच्चे का जो भोलापन है वो यहाँ पे दिखाया है। फिर वो कहता है कि ये सारे दोस्त हैं, ये बड़े दुश्मन है मेरे, इन्होंने मेरे मुँह पे लपटा दिया। ऐसे थोड़ी करता कोई, लेकिन बच्चा क्या है, झूठ बोलता है। माँ बाप तो पकड़ लेते हैं झूठ, बच्चे को लगता है कि मैं बड़ा शाना हूँ, मैं झूठ बोल लूँगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण माँ यशोदा को विश्वास दिला रहे कि उन्होंने माखन नहीं खाया है। सेकंड ऑप्शन, माखन नहीं खाया है ना, सब कुछ दिख रहा है फिर वो प्रूव कर रहे हैं। छोटा बच्चा होता है वो सारे लॉजिक दे देता है, नहीं मैंने ऐसे नहीं किया, नहीं मैंने ऐसे नहीं किया, जबकि पेरेंट्स सब जानते हैं। अगला प्रश्न है, भोर भयो गैयन के पीछे पंक्ति में किस समय की बात हो रही है? तो भोर भयो गैयन के पीछे मतलब मैं सुबह से ही गायों के पीछे हूँ। भोर यानी कि सुबह को कहते हैं, भोर भई दिन चढ़ आया मेरी अम्बे, है ना, तो भोर भई मतलब सुबह हो गई है, भोर कहते हैं सुबह को। इसमें आपका जो आंसर है वो सबसे लास्ट वाला हो जाएगा। श्री कृष्ण ने छीकों तक ना पहुंच पाने के लिए क्या तर्क दिए? तो उन्होंने कहा कि जो मेरी बाहें हैं, मेरे हाथ हैं बहुत छोटे हैं, तो इसका ख ऑप्शन है कि उनकी जो बाहें हैं वो बहुत छोटे हैं। अगला है, श्री कृष्ण माँ यशोदा के सामने ग्वाल बाल को अपना बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? शत्रु बता रहे हैं। ये ग्वाल बाल सारे बैर पड़े हैं, मेरे दुश्मन हैं, जो मेरे मुंह पे लपटा दिया। ठीक है, तो शत्रु ग ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब आपके यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर जो है ये पद्य पाठ हो गए। चेतक कौन था तथा वह किसके इशारे पर मुड़ जाता था? तो आपको पता है कि चेतक कौन था? राणा प्रताप का घोड़ा था, और वो राणा प्रताप के इशारे से मुड़ जाता था। ठीक है, तो ये आप इसका आंसर लिख लेंगे। मातृभूमि कविता में हिमालय और आकाश को कैसे चित्रित किया गया है? तो मातृभूमि में हिमालय और आकाश, जो हिमालय पर्वत है उसका वर्णन है, साथ में आकाश का वर्णन है और धरती का वर्णन है। तो आप इसके आंसर में लिख लेंगे कि किस तरह से उन्होंने हिमालय का वर्णन किया, बड़े रोचक तरीके से आकाश को एक्सप्लेन किया है, आकाश किस तरह दिख रहा है, हिमालय किस तरह से दिख रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लिख लेंगे। रहीम के अनुसार सज्जन पुरुष किसके लिए संपत्ति सहेज करता, जोड़ता है? आमतौर पे हम लोग संपत्ति, पैसा अपने लिए जोड़ते हैं कि हम खाएंगे, पिएंगे, घूमेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, लेकिन जो रहीम दास के अनुसार सज्जन पुरुष है वो पैसा कब जोड़ते हैं? परोपकार के लिए, दूसरों के लिए, अच्छे काम करने के लिए। आपने बहुत सारे लोग देखे हैं जो भंडारा करवाते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं कि जो लोगों में चीज़ें बांटते हैं, है ना, बहुत सारे लोग दवाइयाँ हॉस्पिटल फ्री में करवाते हैं। तो सज्जन लोग जो है अपनी संपत्ति को परोपकार के लिए सहेज करके रखता है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको 2 प्रश्न देने हैं, थोड़ा बड़े बड़े, तो ये ध्यान रखना कि आपको क्या है, लंबे आंसर लिखने हैं। और वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा वो ट्रिक जिससे आपके पूरे 60 में से 60 नंबर आएंगे। चेतक ने रण क्षेत्र में अपनी वीरता कैसे दिखाई? 2 पंक्तियों में आप बताएंगे। चेतक जो है वो एक तो सबसे उसकी खासियत थी वीरता, बहुत तेज भागता था, वो शत्रुओं के सामने अपने राणा को कभी टिकने नहीं देता था, शत्रुओं के ऊपर प्रहार करता था। भाई राणा जी तो करते ही थे, साथ में घोड़ा जो है उनके अरी मस्तक पर, दुश्मनों के माथे पर सर रखता था, तो जिसके सर पे घोड़े ने पैर रख दिया, खत्म। रहीम के अनुसार जीव के कार्यों का परिणाम सिर को क्यों भोगना पड़ता है? भाई जीव हमारा क्या करता है? हाँ, अच्छा खाना, मुझे अच्छा खाना है, स्वाद चखता है, इस स्वाद के चक्कर में वो ऐसी चीज़ें भी खा देता है जो हमारे सेहत के लिए सही नहीं होता। भाई पिज़्ज़ा बर्गर खाओगे, ज़्यादा चाउमीन वगैरह खाओगे तो सर
भाई दर्द तो सर में ही होता है ना, तो सारा दर्द फिर हमारे सर को भोगना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख देंगे। जलाते चलो कविता में किसे जलाने की और किसे बुझाने की बात की गई है, तो जलाते चलो प्यार के दीपक को जलाने की बात कर रहे हैं, और किसे बुझाना है, अंधकार को बुझा दो, गंदगी बुझा दो, जो चोरी है, जो गंदी बातें हैं, गलत काम है, उन्हें हटाने यानी कि बुझाने की बात की गई है। और प्यार लुटाते रहो, सबको अच्छे से बात करते रहो। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन से हैं जो रचनात्मक लेखन से हैं, और यहाँ पर भी आपको लगभग 6 नंबर का एक पत्र लिखना है। आपको पत्र क्या लिखेंगे, 2 पत्र आएंगे, दोनों में से एक करना, या तो ऊपर वाला करेंगे कि आप मानसी या मनोज हैं। अपनी मित्र या अपने दोस्त के जन्मदिन पर उन्हें बधाई संदेश पत्र देना है आपको। तो प्रिय मित्र नाम लिख करके, और पत्र कैसे लिखना है, पत्र का पूरा फॉर्मेट मैंने वीडियो बनाया हुआ है, हमारे चैनल पे है। पत्र लिखने का सही तरीका वो आप समझेंगे तो आप कोई सा भी पत्र लिख लोगे। वीडियो डिस्क्रिप्शन में पत्र लिखने का आप ढूंढे, नहीं मिलेगा तो मुझे आप व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना, तो मैं आपको शेयर कर दूंगा पर्सनली। लेकिन व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे कोई भी कॉल ना करें, आप फॉलो करने के साथ साथ में वहाँ पर भी मैं अच्छी वीडियो शेयर करता हूँ, तो जो भी आपको डाउट्स रहता है आप मुझे वहाँ से पूछ सकते हैं। दूसरा है कि आप संजना या संतोष हैं, चिकनगुनिया बुखार से पीड़ित होने के कारण 2 दिन के अवकाश के लिए अपने प्रधानाचार्य को, भाई आपको चिकनगुनिया बुखार हो गया, अब आपको पत्र लिखना है अपने प्रिंसिपल को स्कूल में, तो आप सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जैसे आप लिखते हैं वैसे लिखेंगे। ठीक है, बस ये उसका सही तरीका आप जरूर मुझसे वीडियो ले लें ताकि आपको अच्छे से आ जाए। अनुच्छेद लेखन लिखेंगे आप, एक पैराग्राफ लिखना है, 3 टॉपिक हैं, 3 में से आपको एक लिखना है। 6 नंबर का है तो लगभग आधे पेज के करीब आपको लिखना है। पहला है सुबह की सैर, या मेरा देश भारत, या विद्यार्थी जीवन। अब 3 टॉपिक में से तीनों में से आप कोई सा भी लिखेंगे तो आप एक लिख सकते हैं। सुबह की सैर का फ़ायदा, सुबह सुबह घूमो, फ्रेश हवा होती है, मन को शांति मिलती है, शरीर फिट होता है। ठीक है, बस लिख दो आप। मेरा भारत देश, मेरा देश भारत, अपने देश के बारे में, भारत के बारे में। भारत में अनेक राज्य हैं, अनेक तरह के यहाँ पे पर्यटक हैं, तीर्थ स्थान हैं, और मतलब भर दो आप, नदियाँ हैं, पहाड़ है, पेड़ हैं, पौधे हैं। विद्यार्थी जीवन, और ये भी अच्छा है कि विद्यार्थी जीवन आप अपने बारे में लिखो कि आपका जीवन कैसा है। आपको सुबह जल्दी उठना होता है, पढ़ना होता है, मेहनत करनी होती है। जो मेहनत आप विद्यार्थी जीवन में कर लेंगे, जितनी मेहनत आप कर लेंगे उसका फल आपको आगे जा कर के मिलता है। तो बस आप इन तीनों में से एक टॉपिक लिखेंगे। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन तीनों में से अगर आपको पेपर में आता है तीनों, तो आप किसका लिखना पसंद करोगे और क्यों लिखोगे, है ना, कौन सा आपका फेवरेट टॉपिक है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा आपको, लाइक करने के बाद हाइप भी कर लेना। हाइप करने के बाद प्यारे प्यारे से कमेंट आप कर लें कि आपको हमारे चैनल पे वीडियो कैसे लगती है। बाकी और भी जिस भी टॉपिक के आपको वीडियो चाहिए होंगे, जिस भी टॉपिक के, जिस भी सब्जेक्ट के, मुझे कमेंट कर लीजिए। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।